हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन से जुड़े हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी इज़ नोन एज। दिस मीन्स कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को अपने शरीर के अंदर टेक करता है, लेता है और उसको यूटिलाइज़ करता है। यूटिलाइज़ मतलब यूज़ करना, ठीक है। तो उसको यूज़ करता है एनर्जी निकालने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, उन सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ कर सकें। इसके साथ साथ जो एनर्जी है वो उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उससे वो लोग अपने मेटाबॉलिज्म कर सकें। इसके अलावा जो उनके सेल्स का ग्रोथ है वो भी कर सकें, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे। तो चलिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारे क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, इसी को रेस्पायरेशन कहते हैं। तो बिल्कुल गलत, हम उसको कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन हमारा होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसका रिएक्शन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है और उससे जो एनर्जी निकलती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर रेस्पिरेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे? द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ टू गेट द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा? C6H12O6, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ हमारा फॉर्म होता है वाटर और हमारी बनती है एनर्जी, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड इनटेक करते हैं उस फूड को जब हम लोग यूटिलाइज़ कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सक्रीशन। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ना पहला ऑप्शन होगा। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? न्यूट्रिशन। तो दैट्स राइट कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो चलिए, होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिस प्रोसेस में हम लोग फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहला वाला क्वेश्चन क्या पढ़े कि जो हमारा फूड को इनटेक करना और उसके साथ साथ उसको यूज़ करना एनर्जी के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। पर यहाँ पे पूछा गया है कि सिर्फ फूड टेकिंग, जो हम लोग फूड ले रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। इंजेशन कैसे कहते हैं? इन मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। और जेस्ट करना मतलब अपने अंदर लेना, समाना। तो वही हमारा इंजेशन प्रोसेस से बन जाएगा
कि जो हमारा फूड इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को कहेंगे इंजेशन। उसके बाद हमारा सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, तो हमारा जो फूड हम लिए हैं, एक लार्ज पार्टिकल लिए हैं, उस पार्टिकल को अगर हम ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग ब्रेक क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसको ईजीली एनर्जी में चेंज कर सकें। ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन जो हमारा फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है, जो हमारा एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, अब उसको हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब भी करेंगे, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है हमारा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, तो हमारा अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, अब जो हमारा फूड सेल्स के पास पहुंच चुका है, उस फूड में से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एसिमिलेशन, राइट। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बाइल। बाइल के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर बाइल होता क्या है। ठीक है। तो बाइल हमारा एक तरह का केमिकल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके बाद फिर यहाँ से वो जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर होता है, और जब गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जिस तरह से हम लोग फूड इनटेक करेंगे और वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को, तो हमारा गॉल ब्लैडर में से वो सेक्रीट होके जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारा जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा जो बाइल है क्या हुआ, तो बाइल हमारा सेक्रीट हुआ कहाँ से, लीवर से, और जाके स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और वहाँ से वो सेक्रीट होके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पे वो डाइजेस्ट करेगा किसको, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। ठीक है, इन सबको वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, सेक्रीट बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा सेक्रीटेड बाय लीवर, ये हमारा सही यहाँ पे, पर स्टोर्ड इन बाइल डक्ट ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है सेक्रीटेड बाय गॉल ब्लैडर, ये हमारा ऑप्शन गलत है। स्टोर्ड इन लीवर ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन है सेक्रीटेड बाय लीवर, ये सही है, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर दैट इज़ राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फूड पाइप। जो हमारा फूड पाइप है उसका दूसरा नाम क्या है। तो हमारा जो फूड पाइप होता है उसका दूसरा नाम होता है एसोफेगस। अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो ओ है यहाँ पे ये साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ एसोफेगस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एसोफेगस, राइट। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बक्कल कैविटी। यहाँ पे कैविटी वर्ड जो मतलब होता है उसका मतलब होता है खाली स्पेस, ठीक, खाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पे बक्कल कैविटी, तो हमारे माउथ के अंदर जो स्पेस होती है उसी को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे टीथ और टंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के बारे में अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो बाइल को स्टोर करने का काम करता है। और बाइल कहाँ से सेक्रीट होता है, तो वो हमारा सेक्रीट होता है लीवर से और आके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बाइल एक तरह का एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसका ये भी फंक्शन होता है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाने में हेल्प करे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, यहाँ भी आपको डाउट हो सकता है कि इसको हम डायफ्राम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो जी है वो हमारा साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको डायफ्राम पढ़ते हैं। और डायफ्राम क्या होता है, तो ये हमारा एक तरह का लेयर होता है, मसल्स का लेयर होता है, जो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सेपरेट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। मतलब ये प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स, जो लंग्स होते हैं
उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारे जो स्टमक है और जो लीवर है, लीवर और स्टमक को सेपरेट करता है किससे? लंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा इज़ डूइंग विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो अमीबा है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कि जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो अपना डिफरेंट मोड से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। उन्हीं में से कुछ टाइप्स हमारी होती हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइप है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारा कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक नंबर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, पर हमारा जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ये क्या होगा? डेड होगा। ठीक है, तो अगर हमारा कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या होता है, हमारा जो पहला ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ये हमारा लाइव होता है, मतलब ये जिंदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट है जिसको हम, जो कि अटैक कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, इसको हम पैरासाइट कहेंगे, और जो सेकंड होगा उसको हम कहेंगे होस्ट। तो यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपने फूड को होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉलिड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और ये कॉम्प्लेक्स और सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या करते हैं, फूड का एक बहुत ही बड़ा पार्ट लेते हैं, इनटेक करते हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, और फिर अगेन वो हमारे सेल्स में जाता है और वहाँ पे अगेन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये एक टाइप का न्यूट्रिशन हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो उसी तरह से जो अमीबा होता है, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करता है और उसको अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वन नंबर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, उसके बदले में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ देगा। जैसे जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स क्या होता है, तो ये एक तरह का एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो अपना खाना बना सकते हैं, पर उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो फंगस क्या करता है, वो एल्गी को वाटर प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और एल्गी उसके बदले में खाना बनाने के बाद फंगस को दे देता है। तो उन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। राइट, चलिए तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट। जो ट्रांसपीरेशन है, इस प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट है वो अपने ऑक्सीजन को भी लॉस करता है। ऑक्सीजन को कहाँ से लॉस करता है, तो स्टोमेटा से लॉस करता है। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, जिसके थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, और जो लॉस ऑफ वाटर है मीन्स ट्रांसपीरेशन है, उस प्रोसेस को भी स्टोमेटा के थ्रू करता है। और जो स्टोमेटाज होते हैं ये गार्ड सेल जो होते हैं इन द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, गार्ड सेल्स इन सबको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। राइट, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट
स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो एनर्जी है वो लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो हाँ, हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनर्जी है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। उसके बाद थर्ड है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, तो हमारे जो सेल्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके एक दूसरे के अंदर मूवमेंट होते रहता है, और वो मूवमेंट किस वजह से हो पाता है, तो वो होता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारा प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा जो सेल्स के अंदर मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, तो ये भी बिल्कुल ज़रूरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो हमारी टीथ का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं एनामिल। ठीक है, हमारी जो टीथ है उसके सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसको एनामिल कहते हैं, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद हमारे टीथ के एनामिल के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे जो मसल्स का जो पार्ट होता है जो कि गम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं पल्प। ठीक है, तो ये हमारे टीथ के पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट एनामिल होता है, उसके बाद डेंटाइन होता है जो कि वाइटिश पार्ट होता है, उसके बाद जो मसल्स वाला पार्ट होता है जिसके अंदर नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पल्प कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है गम से। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन है फीमर। तो फीमर आप लोग जानते होंगे ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, हमारी थाई बोन भी इसको कहा जाता है, ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द येलोइश लेयर ओवर टीथ, जो हमारी टीथ के ऊपर येलोइश लेयर जम जाती है उसको हम क्या कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप ब्रश ना करें तो आपके जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो पीले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लाक इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो प्लाक क्या होता है, तो हमारी टीथ के ऊपर जब शुगर के मॉलिक्यूल्स, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और माउथ के अंदर जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं वो उसको डिके करते हैं, तो वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वही एसिड हमारे टीथ के एनामिल लेयर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और वही हमारा वहाँ पे प्लाक बन जाता है, और हमारी टीथ का जो कलर है वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, और डेंटाइन के बारे में आपको पता है, पल्प के बारे में आपके बता चुके हैं। कैविटी क्या होती है, तो कैविटी आपको बताए हैं कि खाली स्पेस को कहते हैं, पर यहाँ पर हमारे टीथ के अंदर जो कैविटी है वो क्या होती है, तो जैसे कि अभी बताया आपको कि जो बैक्टीरियाज़ हैं वो हमारी टीथ की लेयर को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो हमारी टीथ के अंदर जो टीथ की लेयर है वो डिस्ट्रॉय करेंगे, तो टीथ में हमारा क्या हो जाएगा, एक हॉलो स्पेस बन जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको कहा जाता है कि हमेशा ब्रश करना चाहिए, और हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि कौन कौन बच्चे दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। द स्टमक इज़ अ डैश शेप्ड ऑर्गन, जो स्टमक होता है वो हमारा एक डैश शेप्ड ऑर्गन होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारा जो स्टमक है उसका शेप कैसा होता है, किस लेटर के जैसा होता है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, एल, एस, जे और वी। इनमें से किस शेप से मिलता जुलता हमारा स्टमक का शेप होता है, तो स्टमक का शेप आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है वो इस शेप का होता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, ऐसे उसका शेप होता है। तो ये हल्का सा आप देखिए कि ऐसे करके हमारा ये जे शेप बन रहा है, राइट, ऐसे जे शेप बन रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कि स्टमक इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बाय विच फूड कैन पास। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होती है जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो पास हो जाता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विलाई। इसको हम लोग विलाई प्रोनाउंस करते हैं या फिर इसको विली भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो आगे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमारा सीलिया क्या होता है। तो सीलिया के बारे में आपको बताए हैं कि हमारा जो एक पैरामनीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी बॉडी के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला क्या होता है? तो कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास एक लंबी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टेल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि टेल हमारा क्या होता है? तो कोई भी जो एनिमल है उसकी टेल होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट है कि हमारा जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में चेंज होता है? हाँ, तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बात की जा रही है डाइजेशन की, कि हमारा जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो स्मॉल पार्ट बचता है, जो हमारा प्रोटीन है लार्ज कंपाउंड है, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा तो हमारा ये जो छोटा पार्ट बनता है उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है जब इसका डाइजेशन होता है तो ये ब्रेक होता है अमीनो एसिड के अंदर। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब ब्रेक होगा तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे। उसके बाद जो हमारा फ़ैट है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है तो इसको हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द saliva is lacking in the salivary amylase then which of the following processes takes place in the buccal cavity will be affected। तो अगर हमारे इमेजिन किया जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन आए कि हमारी माउथ में से जो सलाइवरी अमाइलेज है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो अगर हमारे सलाइवा में प्रेजेंट ना हो उसको, तो हमारी बॉडी इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, क्योंकि तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा कि हमारे जो सलाइवरी अमाइलेज है अगर वो प्रेजेंट ना हो तो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक करता है। ठीक है, तो एक तरह का यह एंजाइम होता है जो कि हमारे स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा यहाँ पे कौन सा एंजाइम का वर्क करता है, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम वर्क करता है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो ये बिल्कुल हमारा सही है कि यही प्रोसेस हमारा अफेक्ट होगा अगर हमारा सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि फैट्स आर ब्रेकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो ये भी आपको बता चुके हैं कि हमारे फैट्स को अब डाइजेशन कौन करता है, तो जो बाइल एंजाइम है वो हमारे फैट्स का डाइजेशन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकन डाउन लीडिंग टू अल्सर, तो ये भी हमारा होता है ड्यू टू द अटैक ऑफ HCl। हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है जब वो हमारे म्यूकस लेयर को डिस्ट्रॉय कर दे और डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय डैमेज करना स्टार्ट कर दे तो वो हमारा अल्सर कॉज करता है और जो कि एक टाइप का कैंसर होता है। ठीक है, इसी चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि हमारे बॉडी की इंटरनल लाइनिंग को HCl के अटैक से बचाती है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो लाइपेज और ट्रिप्सिन ये हमारे दो तरह के एंजाइम होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है जो कि हमारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये हमारा पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिप्सिन है, ये कुछ राइमिंग वर्ड आपको मिल रहा होगा पेप्सिन से, तो आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं कि हमारा ये भी प्रोटीन से जुड़ा हुआ डाइजेशन करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव प्रोटीन, ये हमारा बिल्कुल सही है। एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लाइपेज है ये हमारा फैट्स का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाई फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन, ये भी ऑप्शन गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट स्टार्च एंड लाइपेज फैट्स, गलत है। उसके बाद ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है और जो लाइपेज है ये फैट्स का डाइजेशन करता है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज़ को और कंटिन्यू रखा जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बगल में जो बेल बटन है उसको ज़रूर हिट करें। चलिए, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।